नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। बिल्कुल। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबीज ने ग्रुप डी के लिए, जो कि अब लेवल 1 पोस्ट्स हैं। हाँ, अब ये लेवल 1 पोस्ट है, तो इसके लिए 2026 की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और इसका नोटिफिकेशन नंबर है CEN 092025। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम वैकेंसी, योग्यता, सिलेबस और सबसे जरूरी, तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे ताकि जो मिशन सिलेक्शन है वो कामयाब हो सके। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। चलिए। तो स्लाइड 1 पर आते हैं। जैसा कि दिख रहा है, आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 मिशन सिलेक्शन। और इस नोटिफिकेशन का लक्ष्य साफ है, रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 पदों को भरना। और वैकेंसी 22,000 से भी ज्यादा हैं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। हाँ, बहुत बड़ा। तो हम इस भर्ती की पूरी जानकारी, जैसे वैकेंसी, योग्यता, सिलेबस और सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सब कुछ समझेंगे। और एक जरूरी बात, वीडियो के अंत में फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं। बिल्कुल, वो मिस नहीं करना है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर है CN 09205 और ये भर्ती, जैसा हमने कहा, 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 पदों के लिए है। अच्छा, और ये भर्ती प्रक्रिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबीज ही आयोजित करेंगे। हाँ, हमेशा की तरह। और जो परीक्षा का मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा। और सबसे बड़ी खबर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ चुका है। इंतजार खत्म। बिल्कुल, अब एक्शन का टाइम है। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वैकेंसी। स्लाइड 3। हाँ, तो कुल पदों की संख्या जो है वो लगभग 22,195 है। 22,195। इसमें तो कई तरह के पद होंगे। हाँ, इसमें ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट और भी बहुत कुछ शामिल है। और ये सारी वैकेंसीज देश के सभी 16 आरआरबी जोन्स में बांटी गई हैं। सही कहा। और किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, इसकी सटीक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का एनेक्शर B देखना बहुत जरूरी है। एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, ये वैकेंसीज अभी प्रोविजनल हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, ये भविष्य में घट या बढ़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालते हैं। स्लाइड 4। मेरी सलाह है कि इन्हें अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। बहुत जरूरी है। तो देखिए, नोटिफिकेशन 27 दिसंबर 2025 को आया है। और ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया वो 31 जनवरी 2026 से शुरू होगी। हाँ, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 2 मार्च 2026 रात 23:59 बजे तक। फीस पेमेंट के लिए 2 दिन और मिलेंगे, 4 मार्च 2026 तक। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए करेक्शन विंडो भी है। कब से कब तक? वो 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक खुली रहेगी। ठीक है। अब अगला सवाल जो सबके मन में होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। स्लाइड 5। देखिए, इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। अच्छा। या तो कोई उम्मीदवार 10वीं पास हो, या फिर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI का सर्टिफिकेट हो। और तीसरा विकल्प? तीसरा है NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर ये किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जो छात्र अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हाँ, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर लिखा है, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब उम्र सीमा यानी एज लिमिट को समझते हैं। स्लाइड 6। तो उम्र की जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र 18 साल है। हाँ। और अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र वो 33 साल है, पर आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। जैसे OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब उनकी अधिकतम उम्र 36 साल होगी। और SC ST के लिए उन्हें 5 साल की छूट है, तो उनके लिए अधिकतम उम्र 38 साल हो जाएगी। अच्छा, और PWD उम्मीदवारों के लिए भी छूट है? हाँ, PWD जो अनारक्षित है, उन्हें 10 साल की सीधी छूट दी गई है। यहाँ एक प्रो टिप देना चाहूंगा, फॉर्म में जन्म तिथि वही भरें जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, कोई भी गड़बड़ नहीं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और फॉर्म भरने की फीस के बारे में जानते हैं। स्लाइड 7। तो जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपए रखी गई है। और इसमें से कुछ रिफंड भी तो होता है?
हाँ, इसमें से 400 रुपए सीबीटी एग्जाम देने के बाद रिफंड हो जाएंगे। और बाकी कैटेगरीज के लिए? जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिला, माइनॉरिटी और ईबीसी उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस 250 रुपए है। और ये पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी? हाँ, ये पूरी फीस सीबीटी एग्जाम देने के बाद रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, रिफंड तभी मिलेगा जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे। बिल्कुल। और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा, है ना? जैसे यूपीआई कार्ड या नेट बैंकिंग। जी, सिर्फ ऑनलाइन। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं। हाँ, ये लिस्ट बहुत काम की है। सबसे पहले एक हाल का कलर फोटो चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद हो, ये जरूरी है। और सिग्नेचर, मैंने सुना है इसमें बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। बिल्कुल। सिग्नेचर रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल नहीं। ठीक है। वेरिफिकेशन को तेज करने के लिए आधार कार्ड तो जरूरी है ही। हाँ, और ओटीपी के लिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चाहिए। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके 10वीं की मार्कशीट या आईटीआई सर्टिफिकेट। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वो भी तैयार होना चाहिए। चलिए, आप देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्लाइड 9। सबसे पहले तो ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर जाना है। वहां क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी। हाँ, पर्सनल डिटेल्स भरें और ओटीपी से वेरीफाई करें। इसके बाद लॉगिन करके CEN 09-2025 को चुनें। और फिर आता है सबसे मुश्किल फैसला। हाँ, अपना रेलवे जोन या आरआरबी बहुत सोच समझ कर चुनना है। इसके बाद अपनी पोस्ट प्रेफरेंस और बाकी जानकारी भरें। और अंत में फीस पेमेंट करें और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट सेव कर लें भविष्य के लिए। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही जरूरी स्लाइड पर आ गए हैं। स्लाइड 10। गलती से भी ये मत करना। हाँ, ये है रेलवे का 1 जोन रूल। मतलब आपको सिर्फ एक ही जोन से अप्लाई करना है। अगर कोई एक से ज्यादा जोन में अप्लाई कर दे तो उसके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे बिना किसी वार्निंग के। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए वैकेंसी टेबल को अच्छे से देखकर पहले ही तय कर लें कि किस जोन से अप्लाई करना है, क्योंकि एक बार अकाउंट बनाने के बाद चोजन आरआरबी को बदला नहीं जा सकता। समझ गया। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जो कि 4 स्टेज में होगा। स्लाइड 11। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनेगी। और इसके बाद दूसरा स्टेज है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसे सिर्फ पास करना है। ठीक है। और तीसरा स्टेज वो है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और चौथा और अंतिम स्टेज है एमई यानी मेडिकल एग्जाम। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो जॉब अलर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अब सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को विस्तार से देखते हैं। स्लाइड 12। तो ये परीक्षा 90 मिनट की होगी और इसमें कुल 100 सवाल होंगे। हाँ, और इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला जनरल साइंस, जिसमें 10वीं लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी। दूसरा मैथ्स। तीसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और चौथा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। एक बहुत जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अब स्लाइड 13 पर सिलेबस पर एक नजर डालते हैं कि पढ़ना क्या-क्या है। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बॉड मैथ्स, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स भी होंगे। हाँ, और रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम्स और डेटा इंटरप्रिटेशन शामिल हैं। और जनरल साइंस के लिए? उसके लिए 10वीं कक्षा के सीबीएसई लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस से सवाल आएंगे। और जनरल अवेयरनेस में? उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। काफी बड़ा सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल टेस्ट यानी पीईटी की तरफ। स्लाइड 14। ये टेस्ट पास करना जरूरी है, लेकिन जैसा हमने कहा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए क्या क्राइटेरिया है? उन्हें 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। एक ही चांस में? हाँ, एक ही चांस में। और इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। और महिला उम्मीदवारों के लिए? उन्हें 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में चलना होगा और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। ये सुनने में आसान लगता है, पर प्रैक्टिस के बिना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अब स्लाइड 15।
सिलेक्शन के बाद काम क्या करना होगा, यानी जॉब प्रोफाइल क्या होगी? इसमें मुख्य रूप से 4 तरह के पद हैं। पहला है ट्रैक मेंटेनर। इनका काम रेलवे ट्रैक की देखभाल और मेंटेनेंस करना है। ये तो काफी मेहनत का काम होगा। हाँ, बहुत। दूसरा है पॉइंट्समैन, जिनका काम ट्रैक्स को चेंज करना और ट्रेन की दिशा को मैनेज करना है। अच्छा, और असिस्टेंट? असिस्टेंट की 2 प्रोफाइल है। एक है वर्कशॉप लोको शेड में, जहां ट्रेन्स और इंजन की रिपेयरिंग में मदद करनी होती है। और दूसरी है असिस्टेंट एसएनटी, जिनका काम सिग्नल और टेलीकॉम उपकरणों का मेंटेनेंस करना है। बिल्कुल, ये सारी जॉब्स रेलवे ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की, जिसका सबको इंतजार रहता है। स्लाइड 16। तो ये लेवल 1 की जॉब है, जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आती है। इसमें बेसिक पे 18,000 रुपए प्रति माह होगी। सिर्फ बेसिक पे? नहीं, इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए और नाइट ड्यूटी जैसे भत्ते भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इनहैंस सैलरी कितनी बन जाएगी? लगभग 28,000 से 32,000 रुपए के बीच होगी शहर के हिसाब से। और ग्रोथ के क्या मौके हैं? ग्रोथ के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम GDL-CED देकर ग्रुप सी और स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर प्रमोट हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अब स्लाइड 17 पर वैकेंसी के कैटेगरी वाइज ब्रेकअप को समझते हैं। तो लगभग 40% सीटें जनरल यानी अनारक्षित यूआर कैटेगरी के लिए हैं। और बाकी? ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण उपलब्ध है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ होता है? हाँ, एक्स सर्विसमैन, एक्सएसएम और सीएससीए के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। तो हमारी सलाह यही है कि अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखकर ही अपने जोन का चुनाव करें। हाँ, और इसकी पूरी जानकारी एनेक्सर बी में दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम कब होगा? स्लाइड 18। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। पर कोई अंदाजा? उम्मीद है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म होने के 3-4 महीने बाद परीक्षा हो सकती है। और एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले उपलब्ध होंगे और आपको अपने एग्जाम सिटी की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले मिल जाएगी। और किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट ही चेक करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 19। पिछले सालों के विश्लेषण के आधार पर एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, पेपर का लेवल आमतौर पर आसान से मध्यम यानी इजी टू मॉडरेट रहता है, जो 10वीं कक्षा के स्तर का होता है। और कट ऑफ तो कई बातों पर निर्भर करती होगी। हाँ, जैसे कि किस जोन से अप्लाई किया है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है, कुल कितने एप्लीकेंट्स हैं और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो एक विनिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, साइंस और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक अच्छा रॉ स्कोर क्या माना जा सकता है? अगर 70 से 75 प्लस का रॉ स्कोर लाया जाए तो वो एक अच्छा और सेफ स्कोर माना जा सकता है। और अंत में स्लाइड 20, सिलेक्शन के लिए मास्टर प्लान। सबसे पहले फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, कोई गलती ना करें। तैयारी के लिए सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और एनसीईआरटी की साइंस की किताबों से पढ़ें, ये बेस है। और प्रैक्टिस के लिए रोजाना कम से कम 1 मॉक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस करें, ये बहुत जरूरी है। किताबों की बात करें तो आप स्पीडी साइंस, लूसेंट जीके और आरएस अग्रवाल मैथ्स की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फॉर्म फिल करो और तैयारी शुरू करो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। तो ये थी आरआरबी ग्रुप डी 2026 भर्ती की पूरी और विस्तृत जानकारी। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। याद रखें, सही जानकारी और सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। इस तरह की और भी जॉब अपडेट्स और तैयारी से जुड़ी जानकारी के लिए जॉब अलर्ट अड्डा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।